नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ और सहारनपुर में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ने जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरें लगी हुई हैं। और इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर घर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बात का पहले ही अंदाजा था कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ हो सकता है। हालांकि इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर लगातार बवाल का दौर जारी है। कानपुर में बीते सप्ताह शुक्रवार को इस मसले पर हिंसा तक भड़क गई थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से काशी तक बेहद सख्ती बरती जा रही है। जुमे के मौके पर आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो वहीं जमीन पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी प्रदर्शन की खबर नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की तैयारी और उसके इनपुट को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन और बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बवाल की जद में कानपुर के बाद शुक्रवार को प्रयागराज और सहारनपुर भी आ गए हैं और यहाँ पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई और देसी बम फेंके गए हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इशारों में कटाक्ष करते हुए नाम लिए बिना इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भड़की हिंसा को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी के देरी से उठाए गए कदम को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर देरी से कार्रवाई करने अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन लापरवाह है। किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई प्रयास निंदनीय है। नफरत और समाज को बंटवारे की कोशिशें होती हैं और यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी उग्र प्रदर्शन हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में अखिलेश के इस बयान से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि वो शांति से ज़्यादा राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई एमएसपी से किसान संगठन नाराज, कहा लागत और महंगाई दर के मुकाबले बढ़ोतरी नाकाफी, केंद्र का ये भद्दा मजाक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए इजाफे को नाकाफी बताते हुए पंजाब के किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों की लागत और अनुमानित महंगाई दर के मुकाबले बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को धान की एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा करते हुए इसे 2021-22 के 1940 से बढ़ाकर 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं वाणिज्यिक फसल में कपास पर एमएसपी में 354 रुपये का इजाफा करते हुए इसे 6080 रुपये कर दिया गया है। किसान संगठनों का आरोप है कि ईंधन, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक की लागत बढ़ रही है, जिसके मुकाबले एमएसपी में वृद्धि नगण्य है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगन मोहन सिंह ने कहा है कि धान के लिए एमएसपी में 5.15% की वृद्धि की गई है, जबकि धान की वैकल्पिक फसलों के लिए एमएसपी में भी 4.91% और 6.18% की वृद्धि की गई है। अन्य 11 फसलों के लिए भी एमएसपी में 0.30 से 2.26% की बढ़ोतरी से किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में
चल गया गहलोत का जादू, कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती, सुभाष चंद्रा को लगा झटका। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीतकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, जबकि भाजपा को 1 सीट पर ही जीत मिली है। भाजपा के घनश्याम तिवारी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव में चर्चा है कि भाजपा के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और वसुंधरा कैंप की विधायक शोभा रानी कुशवाहा और शैलेश चंद मीना पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। राजस्थान में आपत्ति वाले वोट खारिज नहीं हुए हैं। दोनों वोट की काउंटिंग हुई है और दोनों वोटों पर आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। ऐसी चर्चा है कि शोभा रानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को गया है। तय समय से करीब 1 घंटे 23 मिनट लेट हुई मतगणना के बाद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी एवं भाजपा के घनश्याम तिवारी की विजयी घोषित उनको कर दिया गया और राज्यसभा में जीत में सीएम गहलोत का कद बढ़ गया है। भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को 30 और घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 126 से ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को 1 वोट रिजेक्ट हुआ है, जबकि भाजपा का 1 वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाने का दावा करने वाले भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के वोट में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का सपोर्ट सुभाष चंद्रा को मिला। भाजपा के कुल वोट 74 हो गए, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के 2 वोट की सेंध लगा दी। आरएलपी के समर्थन के बाद सुभाष चंद्रा को 8 वोट चाहिए थे, लेकिन सुभाष चंद्रा 8 वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के 108, 13 निर्दलीय, 1 आरएलडी, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायकों को मिला जुलाकर कुल 126 विधायकों का समर्थन मिला है। भाजपा कांग्रेस के खेमे में सेंध नहीं लगा पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सोमनाथ सीट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब सोमनाथ होगा गुजरात चुनाव का नया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और इस साल के अंत तक ये चुनाव होना है। गिर सोमनाथ विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सोमनाथ जिला पहले जूनागढ़ जिला में था और इसकी सीमा भेसान से लेकर ऊना तक और विसावदर से लेकर पोरबंदर तक थी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि भगवान सोमनाथ के नाम और गिर जंगल के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। अब गिर सोमनाथ की अपनी एक पहचान है। विशाल समुद्र तट पर जंगलों से घिरा है और इस जिले में मत्स्य उद्योग, खेती, आम और नारियल के बाग और शुगर फैक्ट्री मुख्य व्यवसाय हैं। समृद्धि से भरपूर इस जिले में प्रवासन उद्योग पूरा साल चलता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा जबरन और अनावश्यक है ये चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उच्च सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग जबरन और अनावश्यक है। राजस्थान के 4 राज्यसभा सदस्य इस साल जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया होता तो ये निर्विरोध चुनाव हो सकता था। अब 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। सुभाष चंद्रा को विपक्षी बीजेपी का समर्थन है और इसे कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस ने अपने 3 राष्ट्रीय नेताओं मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। ये सभी बाहरी हैं, जबकि बीजेपी ने एक दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी को मैदान में उतारा है, जो कभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विरोध कर पार्टी छोड़ चुके थे। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिव्या महिपाल मदेरणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आग्रह किया है। मदेरणा ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और एक किसान के बेटे रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील करती हूं। दोस्तों, रुक करते हैं जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। जी हां दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लागू होने के बाद एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है और इसी तरह से अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इस माहौल में कानपुर क्षेत्र का मुआयना करने आए मुस्लिम लीग सांसद बशीर को प्रशासन ने वापस लौटा दिया। दिल्ली से कानपुर ट्रेन से पहुंचे बशीर सर्किट हाउस में रुके हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त की जाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।